541 सी 368 लड़ाई शुरू होती है। रात का पहला पहर शुरू हो गया है। चलिए आज का काम यही समाप्त करते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मैं शियाओकियों के लिए न्याय मांगने आई हूँ। अंकल गांगशुन इतने नेक इंसान हैं, फिर भी तुमने उन्हें क्या बना दिया? चुशिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा सम्मान दिलाती है, लेकिन छल कपट से प्रतिस्पर्धा लोगों को बीमार कर देती है। उसने आखिरी दो शब्दों पर विशेष जोर दिया। लिन बाओजियांग का चेहरा पल भर में पीला से काला पड़ गया। तुम आईने में खुद को देखो, तुम क्या बन गए हो? मैं तुम्हारा बड़ा हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात करते हो। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। चुक्सिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अभी इस बारे में मुझसे बात करने का आपको कोई हक नहीं है। मैं चली जाऊंगी, लेकिन तभी जब आप मेरे साथ गांव के लाउडस्पीकर पर जाकर यह स्वीकार करें कि आपकी पत्नी और बहू ने ही झूठ फैलाकर अंकल गंगशुन की बदनामी की है। बकवास। मैंने उसके बारे में अफवाहें कब फैलाई? लिन बाओजियांग की निगाहें लू शियाओकियों पर टिक गईं। मेइंग, तुम अभी बच्ची हो, कुछ बातें तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए मैं इस बात को लेकर तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगी, लेकिन आप लोगों पर झूठे आरोप लगाना बंद कर सकते हैं। आपके पिता का विधवाली के साथ संबंध हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। गांव में किसी ने उन्हें विधवाली के घर से जल्दबाजी में निकलते देखा था और यह मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि किसने देखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे। बाहर जाकर पता लगाए, बस पूछिए कि आपके पिता को विधवाली के घर से निकलते हुए किसने देखा था। अगर 3 लोगों से पूछने के बाद भी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता, तो इसका मतलब होगा कि अफवाहें में ही फैला रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? लुओ शियाओकियोंग ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा। ये सब तुम लोगों की मिलीभगत से रचा गया एक नाटक है। चश्मदीद गवाह, पीड़ित, तुमने इसे विश्वसनीय दिखाने के लिए सब कुछ इस्तेमाल किया है ना? उसने चुपचाप जमीन पर बैठी झेंग सानकियाओ और लियू मेकिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। उनके स्वभाव को देखते हुए, अगर मैंने गलती से पहले उन्हें मार दिया होता, तो क्या वे अब भी इतनी शांति से बैठे होते? अगर वे निर्दोष होते तो क्या वे इतने शांत होते? एक जोरदार दहाड़ के साथ झेंग सानकियोआ उछल पड़ी। अरे छोटे बदमाश, मार खाए बिना चैन से नहीं बैठते, क्या यही बात है? चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो, लेकिन तुम बातों को जाने नहीं देते। जेग सानकियाओ के तुरंत बाद लियू मेकिंग भी उठ खड़ी हुई। पहले तो वह चुपचाप खड़ी थी क्योंकि उसे चोट नहीं लग रही थी। अब वह अपनी सास के साथ उनकी दुश्मनी में शामिल हो गई थी। अचानक वे तीनों आपस में हाथापाई करने लगे। चुक्सिया एक तरफ खड़ी थी, मानो उदासीन दिख रही हो, लेकिन उसकी निगाहें लिन बाओजियांग पर टिकी हुई थी। अब शियाओकी उनके कौशल को देखते हुए ये दोनों महिलाएं निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। भले ही उसके बाल बिखरे हों और कपड़े फटे हों, उसे खरोंच तक नहीं आएगी। लिन चुडोंग ने हस्तक्षेप नहीं किया, पहला इसलिए क्योंकि वह एक बच्चे को गोद में लिए हुए था, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसका चरित्र उसे महिलाओं पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता था। इसलिए चुक्सिया को केवल लिन बाओजियांग की चिंता थी। उसे उस पर कड़ी नजर रखनी थी। अगर उसने हाथ उठाने की हिम्मत की, तो वह उसे सबक सिखाएगी और हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगी, जो वास्तव में उसकी दिली इच्छा थी। अगर उसे अपने पिता की भावनाओं की चिंता न होती, तो वह सचमुच लिन बाओजियांग से झगड़ा करना चाहती। वह कभी यह स्वीकार नहीं करती कि शियाओकियों को कार्रवाई करते देख उसका खुद भी इसमें शामिल होने का मन कर रहा था। घर के बाहर का शोरगुल घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग दंपति के लिए असहनीय हो गया। वे छड़ियों के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और छड़ी थपथपाते हुए बोले, सब लोग चुप हो जाओ। दरअसल जब चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग अभी पहुंचे, तो उन्होंने अपने जूते पहन लिए थे। बाहर कदम रखने से पहले ही उन्हें चुक्सिया की आवाज़ सुनाई दी। बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि चुक्सिया खास तौर पर उनसे मिलने आई है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने जूते फिर से उतार दिए और पालथी मारकर सोफे पर बैठ गए। लेकिन दाएं बाएं, आगे पीछे हर जगह इंतजार करने के बाद भी उनकी पोती ने न केवल उनका अभिवादन नहीं किया, बल्कि उनके बीच झगड़ा भी हो गया। अब वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चुक्सिया इस छोटी सी बात पर लिन परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाए। वे अपने दूसरे बेटे और बहू को अच्छी तरह जानते थे, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी, लेकिन वे अपनी बेटी के लिए सब कुछ त्याग सकते थे। इसलिए अगर हालात वाकई बिगड़ जाते, तो संभवतः उनका बेटा और बहू फिर कभी गांव नहीं लौटते, और अगर कभी कभार लौट भी आते, तो निश्चित रूप से केवल गंगशुन के परिवार से मिलने के लिए, उनसे कोई वास्ता न रखते हुए।
इतने लंबे समय की योजना के बाद इसका अंत इस तरह कैसे हो सकता है। अब उन्हें वाकई अपनी पोती के बारे में कुछ पल पहले इतना अच्छा सोचने पर पछतावा हो रहा था। वह बदतमीज बच्ची, भला वह अकेले उनसे मिलने कैसे आ सकती है। लगता है उसका दिमाग किसी ब्रैड के टुकड़े में फंस गया है। उन्हें लगा कि उनकी चीखें बहुत तेज हैं और उनका गहरा असर होगा। दुर्भाग्य से भावनाएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर होती है। तीनों जो लड़ रहे थे वे न केवल रुके नहीं बल्कि उन्होंने लड़ाई और गाली गलौज को और बढ़ा दिया। इस गड़बड़ी से पड़ोसियों में तुरंत दहशत फैल गई और फिर यह एक से दूसरे तक फैल गई। 10 मिनट से भी कम समय में ये घटना गांव के लगभग हर हिस्से में फैल गई। लिन बाओजियांग का आंगन और उसके द्वार के बाहर का इलाका लोगों से भर गया था। जब से झेंग सानकियाओ और लियू मेकिंग ने गाली गलौज शुरू की, लड़ाई का रुख बदल गया। शियाओ कीओंग असहाय शिकार बन गई, जिसमें पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी और चुकसिया किनारे खड़ी पूरी तरह से बेबस दिख रही थी। क्या शानदार अभिनय था, कितना विश्वसनीय। लिन बाओजियांग का दिमाग इन्हीं विचारों से भरा हुआ था। अगर उसने खुद ये सब न देखा होता तो वह जरूर सोचता कि वह पागल हो रहा है। दुर्भाग्यवश अब वह चाहे जो भी चिल्लाए, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। सभी ने लुओ शियाओकियोंग की बेहद दयनीय हालत देखी, जिसे उसकी पत्नी और बहू पीट रही थी और उसकी भतीजी रिश्तेदारों या दोस्तों की मदद करने में असमर्थ एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति प्रदर्शित कर रही थी जो दिल की गहराई से दया जगाती थी। ये पाप है, वह तो बस एक बच्ची है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। हाँ, मेयंग एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची है, अपने भाई से भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसे अपने पिता के लिए गहरी चिंता न होती तो वह प्रतिशोध की तलाश में इस परिवार का सामना क्यों करती। क्या आपको लगता है कि सचिव सचमुच ऐसा करेंगे? मुझे पहले थोड़ा संदेह था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा संदेह हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर सच में कुछ हुआ था तो उसे दबा देना चाहिए था, बच्चे को पता नहीं चलने देना चाहिए था। हम सब चाजियान के स्वभाव से वाकिफ हैं। वह सीधी सादी है, लेकिन गांगशुन की खातिर वह साधारण रूप से सहनशील है। हाँ, ये लिन बाओजियांग ही होगा जो सचिव बनना चाहता है और उसने विध्वली के साथ मिलकर यह सब किया है। नहीं तो ये दूसरा कभी ही क्यों था जिसने सब कुछ देखा। आखिर कौन उसे इस तरह के अनैतिक कृत्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित करेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ में चर्चा की आवाजें तेज होती गईं और लिन बाओजियांग का दिमाग पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। आखिरकार वह एक साधारण किसान था जिसका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता था। सचिव पद पाने की लालसा और ये देखते हुए कि उसकी भतीजी की शादी अब एक उच्च पदस्थ परिवार में हो चुकी है, उसने साहपूर्वक ऐसी घिनौनी साजिश रची। उसे पूरा विश्वास था कि यह एक अभेद्य जाल होगा। अगर लुओ गैंगशुन ने उससे भिड़ने की हिम्मत की तो विध्वली और दूसरे इस कभी को उसका सामना करना पड़ेगा और अंततः क्या फैसला फिर भी उसी को नहीं करना होगा। यदि लुओ गैंगशुन उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता तो इससे केवल यही साबित होता कि उसने गलती से ही सही निशाना साधा था। विध्वली के साथ वास्तव में जो कुछ भी हुआ हो, लुओ गैंगशुन का इरादा स्पष्ट रूप से यही था। इस प्रकार लुओ गैंगशुन को आसानी से बहकाया जा सकता था, लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे थे। इस घटना के बारे में पूरे गांव को पता था और ठीक इसी समय उसके लिए विध्वली और दूसरे इस कभी के पास जाना नामुमकिन था। अगर लुओ गैंगशुन उन्हें अभी ढूंढ लेता, इस नतीजे के बारे में सोचते ही उसका दिल जम गया। वे दोनों निश्चित रूप से उसी का साथ देंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। चारों ओर जमा भीड़ हट गई और डागान के दादाजी अंदर चले गए। उनके पीछे लुओ गैंगशुन भी आ गए। तुम सब रुक जाओ, लड़ते रहे तो मैं तुम्हें पकड़वाकर एकांत कारावास में डाल दूंगा। डागान के दादाजी की आत्मविश्वास भरी आवाज ने तीनों उग्र रूप से लड़ रहे लोगों को तुरंत अपना हमला रोकने पर मजबूर कर दिया। झेंग सानकियाओ के बाल बिखरे हुए थे और माथे पर खून का एक धब्बा था। लियू मेइकिंग के गाल पर खून का सिर्फ एक धब्बा था। लुओ शियाओकियोंग के बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर, दाएं बाएं और हाथों पर भी खून के धब्बे थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान उठाना पड़ा। मेइंग, लुओ गैंगशुन ने घबराकर पुकारा, अपनी बेटी को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे नासमझ बच्ची, पापा अपने मामले खुद संभाल सकते हैं, तुम्हें इसमें दखल देने की क्या जरूरत थी। वे पापा की इस तरह बदनामी करते हैं तो वे तुम्हें चोट क्यों नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि तुम बच्ची हो। अगर तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाता तो क्या पापा को जिंदगी भर पछतावा नहीं होता। उस समय झेंग सानकियाओ और लियू मेकिंग, लुओ शियाओकियोंग उनके चेहरे को हैरानी से घूर रही थी। उन्हें उसे मारते समय वाकई संतुष्टि मिली थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसके चेहरे पर खरोंच भी नहीं डाली थी तो फिर उस पर इतनी खरोंचें कैसे आ गईं। ये समझ से बाहर था।
बिल्कुल समझ से बाहर, लेकिन उसके हाथ उनकी नजरों से ओझल नहीं हुए थे, इसलिए ये दिखावा करना नामुमकिन था। सास बहू को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अलौकिक घटना का अनुभव कर रही हों। C542 सत्य। रात और गहरी होती गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दागान के दादाजी की निगाहें तीनों लोगों के थोड़े चोटिल चेहरों पर घूमती रहीं और अंत में झेंग सानकियाओ के चेहरे पर आकर टिक गईं। अपराधबोध से ग्रस्त होकर झेंग सानकियाओ ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और धीरे से बुदबुदाई, लड़ाई की शुरुआत लुओ मेयिंग ने की थी। अगर मैं उसे बिना पलटवार किए जाने देती तो क्या मैं मूर्ख नहीं होती? तुम्हारी बेटी और बेटा दोनों उससे बड़े हैं, तुम उसे इस हद तक कैसे पीट सकते हो? और अपनी बेटी के साथ मिलकर उस पर हमला करना, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? दागान के दादाजी की भौहें थोड़ी तन गई थीं, हालांकि उनकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। अपराधबोध भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए झेंग सानकियाओ ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। डालिंग गांव में कई वर्षों से विवाहित होने के कारण वह दागान के दादाजी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। यदि वह क्रोध में चिल्ला रहे होते और उपदेश दे रहे होते तो यह एक अच्छा संकेत होता। इसका मतलब था कि वह केवल उस समय हुई घटना से नाराज थे और उपदेश समाप्त होते ही मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वह आपसे शांत भाव से बिना क्रोध या रोष के बात करता तो इसका मतलब था कि उसकी नज़रों में आपको मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। दागान के दादाजी के समर्थन के बिना उसके पति के लिए लुओ गैंगशुन की जगह लेना लगभग असंभव था। उसने पहले अपनी भतीजी पर भरोसा करने का सोचा था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भतीजी पर भरोसा करना दागान के दादाजी पर भरोसा करने से कम भरोसेमंद था। दागान के दादाजी को सबसे ज्यादा नापसंद ये था कि कोई बिना वजह जिद्दी हो। उनके पहले के सवाल से यह स्पष्ट था कि उन्हें लगता था कि गलती दागान की ही है। चूंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि गलती दागान की ही है, इसलिए दागान की कोई भी सफाई व्यर्थ थी। उसकी नज़रों में अपनी छवि सुधारने के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपना रुख नरम करना ही एकमात्र रास्ता था। अन्यथा वह आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती जहां से आगे बढ़ना असंभव होता और उसके साथ साथ डेलिंग गांव और रेड फ्लैग कम्यून में उसके पूरे परिवार का भविष्य भी बर्बाद हो जाता। दागान के दादाजी के गुस्से को समझना लियू मेइकिंग के लिए उतना आसान नहीं था। अपनी सास को शर्मिंदा और चुप देखकर उसे लगा कि दागान के दादाजी ने उसे डरा दिया है और उसने तुरंत जोर से अपना बचाव करते हुए कहा, बेशक मैं और मेरी सास किसी नासमझ बच्चे को परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर यह बच्ची हमारी गर्दन पर गंदगी करने पर तुली है तो हम चुपचाप बैठकर उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। ये बच्चा तुमसे झगड़ा करने क्यों आया है? हालांकि वह लियू मेइकिंग से बात कर रहे थे, लेकिन दागान के दादाजी की नज़र लिन बाओजियांग पर पड़ी और सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। लिन बाओजियांग का चेहरा, जो पहले से ही लाल था, और भी गहरा लाल हो गया। अंदर जाओ, लिन बाओजियांग ने अपनी पत्नी और बहू को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम बोर हो रही हो तो गपशप करने से बेहतर है कि तुम जूतों के और भी सोल बनाओ और बेचो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे परिवार में अब क्या हो रहा है? अपनी पत्नी और बहू को डांटने के बाद लिन बाओजियांग जल्दी से दागान के दादाजी के पास जाकर बोला, चाचा दागान, इन महिलाओं को ठीक से न संभालने की सारी गलती मेरी है। ये महिलाएं बेवजह गपशप करना पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें ये बात कभी समझ नहीं आई कि पहले उनके दखल को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। अब अगर वे दखल देते हैं तो बहुत से लोग इसे गंभीरता से लेंगे। कुछ लोग तो बस यही इंतजार कर रहे हैं कि हम गांगशुन से झगड़ पड़े ताकि बाओहे किसी भी पक्ष का साथ दे सके और कभी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े तीन परिवार अब एक दूसरे से नाराज पड़ोसी बन जाएं। मानवीय भावनाएं, उनके शब्दों का अंतर्निहित संदेश ये था कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था और उनकी पत्नी और बहू निर्दोष थी, जिनका दूसरों द्वारा शोषण किया जा रहा था। वास्तव में वे सबसे दयनीय स्थिति में थी। चेन फैंगगांग ने उसे घूरते हुए सपाट निगाहों से पूछा, तो आप कह रहे हैं कि इन अफवाहों से आपका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, लिन बाओजियांग ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, चाचा दागान, आपने मुझे बचपन से देखा है। भले ही मुझे थोड़ा गर्व हो और अपनी प्रतिष्ठा की परवाह हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसे घृणित काम नहीं करूंगा। आपका क्या कहना है? कुछ कहना है? कुछ नहीं, लुओ गैंगशुन ने सिर हिलाते हुए कहा, तथ्य खुद ही सब कुछ बयां कर देंगे। ठीक है। चेन फैंगगांग ने अपनी नज़र दर्शकों की ओर घुमाई, अब सबको पता चल गया है कि आज का हंगामा किस बारे में है। अगर यह सिर्फ दो परिवारों के बीच मामूली विवाद होता तो मैं निजी तौर पर मध्यस्थता कर देता, लेकिन अब इससे डेलिंग गांव की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए इस मामले का स्पष्ट समाधान होना आवश्यक है। यदि ये अफवाहें सच हैं कि गांगशुन और विधवा ली अनुचित रूप से शामिल हैं, तो मैं रिपोर्ट करूंगा और गांगशुन को सचिव पद से हटवा दूंगा।
यदि ये अफवाहें गांगशुन को हटाने के लिए बाओजियांग द्वारा गढ़ी गई हैं, तो मैं बाओजियांग के टीम लीडर पद को रद्द करने की भी रिपोर्ट करूंगा और उसे अब ग्राम नेतृत्व में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सच का फैसला करना न तो मेरा अधिकार है और न ही यहाँ मौजूद किसी और का। सबूतों को बोलने दीजिए, और भविष्य में मुझे उम्मीद है कि डालिंग गांव में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। ये सिर्फ एक व्यक्ति की इज्जत का सवाल नहीं है, ये हमारे पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। C543 C369 सत्य_2। जैसे ही डागान के दादाजी का भाषण समाप्त हुआ, बाहर हलचल मच गई। विधवा ली और दूसरी खुजली वाली औरत कुछ बलवान ग्रामीणों के धक्के से अंदर आईं। उनकी निगाहें तुरंत डागान के दादाजी पर पड़ी, जो चुक्सिया द्वारा हटाई गई कुर्सी पर बीच में अधिकारपूर्वक बैठे थे। विधवा ली छलनी की तरह कांपने लगी और फिर धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गईं। चाचा डागान, हम असहाय औरतें और बच्चियां हैं। अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो हम गांव में नहीं रह पाएंगे। बस करो। डागान के दादाजी ने उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया और गांव के मुखिया लिन युबाओ की ओर देखा, जो धक्का मुक्की कर रहा था। लिन युबाओ जल्दी से आगे बढ़ा और कागजों का एक गट्ठा देते हुए बोला, भाई, मैंने उनकी कही हुई बातें लिख ली हैं। उन सभी ने अपने उंगलियों के निशान लगाए हैं और हस्ताक्षर किए हैं। हम। डागान के दादाजी ने सिर हिलाया, कागज लिए और विधवा ली और दूसरे इस कबीर की ओर देखते हुए कहा, यहाँ जो कुछ भी लिखा है वह सच है ना? आपको पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सा भी झूठ हुआ तो आप जीवन भर जेल में रहेंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है, ये सच है, बिल्कुल सच है। विधवा ली ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, चाचा डागान, अगर मैंने आधा झूठ भी बोला तो भगवान मुझे बिजली से जला दे। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक अंधविश्वासी कहावत का इस्तेमाल किया है, उन्होंने तुरंत खुद को सुधारा। मेरा मतलब है, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी मौत अच्छी नहीं होगी। वहां मौजूद लोग हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्या उसके कहने के दोनों तरीके वाकई अलग थे? सौभाग्यवश डागान के दादाजी ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसके बजाय दूसरे स्कबी की ओर रुख किया। सेकंड स्कबी गांव में एक विचित्र शख्सियत था। रेड गार्ड्स के प्रभुत्व वाले युग में वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति था, जो दूसरों की जमकर निंदा करता था और उनसे लड़ता था और अपने सभी रिश्तेदारों को पूरी तरह से त्याग देता था। उसके अपने पिता को भी उसी ने पीट पीट कर मार डाला था। उसके निर्मम स्वभाव के कारण किसी भी सभ्य परिवार की बेटी उससे शादी नहीं करती थी। पास के गांव की एक हष्ट-पुष्ट लड़की ने जब सुना कि उसके माता पिता दूसरे स्कबी से उसकी शादी करने की सोच रहे हैं, तो उसी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सौभाग्य से रात में जाग रही उसकी दादी ने उसे ढूंढकर बचा लिया, लेकिन तब से उसकी सुरीली आवाज कर्कश हो गई थी। उस घटना के बाद सेकंड स्कबी के लिए पत्नी ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। बेशक वह अपने मापदंड कम कर सकता था, लेकिन उसने हठपूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया जिसका वह सम्मान नहीं करता था। समय बीतने के साथ साथ उनकी शादी का अवसर बार बार टलता रहा। बाद में जब रेड गार्ड्स भंग हो गए और नीतियां बदल गईं, तो गांव में उनकी बदनामी तो बरकरार रही, लेकिन वे गली मोहल्ले में छिपकर रहने वाले चूहे की तरह हो गए। बहुत से लोगों को उनसे शिकायतें थीं। उनका असली नाम लिन बाओजी था, जो काफी अच्छा नाम था। उन्हें सेकंड स्कबी उपनाम दिया गया था, जिसके दो अर्थ थे। पहला, बचपन में खुजली के कारण उनके सिर पर 2 निशान थे। दूसरा, उनका स्वभाव उग्र और उलझा हुआ था। वे किसी भी स्थिति में समझदारी से काम नहीं लेते थे। शुरू में लोग उन्हें पीठ पीछे सेकंड स्कबी कहकर बुलाते थे, लेकिन जैसे जैसे गांव में उनका रुतबा कम होता गया, उन्होंने खुलकर अपना असली नाम सेकंड स्कबी रख लिया। अब डागान के दादाजी को अपनी ओर देखते हुए देखकर दूसरे स्कबी ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तुरंत सिर हिलाया। डागान के दादाजी, वहां जो लिखा है वह सच है। मैं दूसरों की बात का विरोध कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बात का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तो तुम दोनों खुद ही समझा दो, डागान के दादाजी ने कहा। जैसा कि लुओ गैंगशुन और मोटी चाची को संदेह था, उन दोनों द्वारा बताए गए परिणाम वास्तव में लिन बाओजियांग का ही काम थे, जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से लुओ गैंगशुन का पद हथियाना था। अपने बेटे की परवरिश में अथाह पीड़ा झेल रही विधवा ली अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए चुपके से शकरकंद के खेत में शकरकंद चुराने गई थी। दुर्भाग्यवश लिन बाओजियांग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय वह सचमुच बहुत डरी हुई थी। सौभाग्य से लिन बाओजियांग ने बस उसकी तरफ एक नज़र डाली और चला गया, लेकिन ये घटना उसके दिमाग में बसी रही। इस बार लिन बाओजियांग ने इस घटना का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। दूसरे स्कबी की बात करें तो कारण और भी सरल था। वह लगभग लुओ गैंगशुन के बराबर उम्र का था और अतीत में हमेशा उससे बेहतर प्रदर्शन करता रहा था।
अब लुओ गैंगशुन के जूतों के फीते बांधने के लिए भी शायद उससे नाराजगी जताई जा रही हो, भला उसका मन कैसे शांत रह सकता है। लिन बाओजियांग ने उसकी इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया और उसे सफलता मिलने पर टीम लीडर का पद देने का वादा किया ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मुसीबत में देख सके और अपनी इच्छा पूरी कर सके। भला दूसरा कभी क्यों सहमत नहीं होता। इस प्रकार एक दिन जब लुओ गैंगशुन उसके घर के पास से गुजर रही थी तो विधवाली ने जानबूझकर दरवाजे पर कमजोरी का नाटक करते हुए खड़े होकर मदद मांगी और कहा कि उसका आंगन गिर गया था और उसने उसे दोबारा बनवाया है, लेकिन चिमनी ठीक से काम नहीं कर रही है और उसने सचिव से इसकी जांच करने में मदद करने के लिए कहा। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो कान बनाने में विशेष रूप से कुशल थे और लुओ गैंगशुन उनमें से एक थी। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह विधवा थी, अफवाहें फैलाना ठीक नहीं होता, इसलिए उसने किसी को साथ ले जाने के बारे में सोचा। ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया था। विधवाली उसकी इच्छाओं का पालन कैसे कर सकती थी। वह जानबूझकर रोने लगी, उसकी नाक बह रही थी और आंसू बह रहे थे। वह विलाप कर रही थी कि उसने दूसरों से पूछने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे डर था कि वे बहुत ज्यादा सोचेंगे। उसे लगा कि सचिव से पूछना ही सही रहेगा। अप्रत्याशित रूप से हालात को देखते हुए दयालु स्वभाव के लुओ गैंगशुन ने सोचा कि अगर और देरी हुई तो विधवा और अनाथ बच्चे एक और दिन ठंड से ठिठुरते रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने कमर कस ली और काम शुरू कर दिया। जब खाना पकाने का काम पूरा हो गया और आग का ठीक से परीक्षण कर लिया गया तो लुओ गैंगशुन ने पानी की एक घूंट भी पिए बिना ही वहां से चले गए। जब वह जा रहा था तो उसकी मुलाकात अचानक से कभी से हो गई, जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। भला वे एक दूसरे से टकराए बिना कैसे रह सकते थे। फिर सारी कहानी बारीक विवरणों के साथ फैलने लगी। लुओ गैंगशुन ने बेशक इस पूरी घटना पर मोटी आंटी से चर्चा की, जिन्होंने उस पर पूरा विश्वास किया, लेकिन जैसे जैसे अफवाहें तेज होती गईं, मन में कुछ संदेह पैदा होना स्वाभाविक था। बेशक यही आधिकारिक स्पष्टीकरण है। चुक्सिया को अब पूरा शक है कि मोटी चाची ने जानबूझकर ऐसा किया है और उसका और लुओ शियाओकी उनका इस्तेमाल करके मामले को भड़काना चाहती है। सच कहूं तो अगर कोई बड़ा बिना बताए आ जाता तो यकीनन ऐसा नहीं होता। C544 ये दूसरी रात्रि पहरेदारी थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब विधवाली और दूसरे खुजलीदार व्यक्ति को लाया गया तो लिन बाओजियांग समझ गया कि लुओ गैंगशुन के लिए उसने जो जाल बिछाया था वह खुलने वाला है। इसलिए जब दागान के दादाजी दोनों गवाहों से पूछताछ कर रहे थे तो वह चुपचाप घर में जाकर बूढ़े लिन और बूढ़ी लिन से मदद मांगने चला गया। इस समय यह निश्चित था कि दागान के दादाजी उसकी मदद नहीं करेंगे। चुक्सिया का लुओ शियाओकियोन को उनके घर तक लाना ही उनके रिश्ते के बारे में काफी कुछ कह देता था, इसलिए उसने यह उम्मीद छोड़ दी। अब उसकी एकमात्र उम्मीद उसके माता पिता थे। उन्होंने बुजुर्ग झांग दंपत्ति के खिलाफ एक साजिश रची थी और घर खाली किए बिना उस पर अपना कब्जा जमाए रखा था। हालांकि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन उसे इसके बारे में काफी कुछ पता था। अब उसकी यही उम्मीद थी कि उसके माता पिता द्वारा बिछाया गया जाल उसके भाई और उसके परिवार को भी फंसा ले। शुरू में वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ही निर्भर था और उसे अपने माता पिता का रोजाना बूढ़े झांग दंपति से मेल जोल बढ़ाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब वह अपने माता पिता की दूरदर्शिता की बहुत प्रशंसा करता है। बाओहे और उनकी पत्नी झाओ युलान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी भतीजी लिन चुक्सिया थी। इसलिए असमान सामाजिक स्तर वाले परिवार में शादी करने वाली भतीजी के लिए प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। क्या कर्तव्यहीन माता पिता कर्तव्यनिष्ठ पुत्री को जन्म दे सकते हैं? उनका मानना था कि अपनी भतीजी की खातिर उनके भाई और भाभी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह जरूर करेंगे। दुर्भाग्य से हालांकि विचार सुंदर था, वास्तविकता पीड़ादायक थी। कमरे में प्रवेश करते ही उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही थी कि बूढ़े लिन की तंबाकू की पाइप गुस्से में उसके शरीर पर जा लगी और बूढ़ी लिन ठंडेपन से बैठी उसे दर्द से चीखते हुए देखती रही, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। पिताजी, माताजी, मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका अपना बेटा। अगर मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई तो यह आप पर भी बुरा असर डालेगा। और भविष्य में जब बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने की बात आएगी तो क्या आपको सच में लगता है कि केवल बाओहाई ही यह कर सकता है? बुजुर्ग दंपति के कार्यों ने लिन बाओजियांग के दिल को बेहद भयभीत कर दिया और उसके द्वारा बोले गए शब्द अप्रिय निकले, जिनमें धमकियां भी शामिल थीं। मैंने ऐसे बेवकूफ बेटे को कैसे पाल पोस लिया? मारपीट से थके बूढ़े लिन ने तंबाकू का पाइप चूल्हे पर फेंक दिया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर निकलो। पिताजी, लिन बाओजियांग ने अविश्वास भरी निगाहों से अपने पिता की ओर देखा। बचपन से ही बूढ़े लिन और बूढ़ी औरत हमेशा सबसे छोटे बेटे बाओहाई को ही तरजीह देते थे।
सम्राट सबसे बड़े बेटे को महत्व देते हैं और आम लोग सबसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब भी उनके प्रति उनका ये ठंडा व्यवहार ऐसा था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकते थे। उसकी आंखों में तीव्र घृणा देखकर बूढ़े लिन का क्रोध भड़क उठा और उसने अपना तंबाकू का पाइप पकड़कर उसे बेरहमी से पीटना और कोड़े मारना शुरू कर दिया। ईर्ष्या से भरा हुआ लिन बाओजियांग दर्द को जरा भी महसूस नहीं कर पा रहा था, बस बूढ़े लिन को घूरता रहा और अंदर ही अंदर ठंडक महसूस करता रहा। इस जन्म में अगर वह बूढ़े को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देख ले तो भी वह मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। पिता पुत्र का रिश्ता यही खत्म हो गया। पिता और पुत्र के हाव भाव और भावों ने बूढ़ी महिला लिन को अजीब तरह से चिंतित कर दिया और उसने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। बूढ़े साहब, अपनी ताकत बचाए, आपका शरीर इस तरह के परिश्रम को सहन नहीं कर सकता। जब बूढ़ी महिला लिन ने बूढ़े आदमी लिन को रोक रखा था, तब लिन बाओजियांग ने बूढ़े दंपति की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और बाहर की ओर चलने लगी। चोर बच्चा, चाहे कितनी भी उम्र का हो जाए, हमेशा चोर ही रहेगा। उसकी आंखों में देखो, मानो मुझे खा जाना चाहता हो। उफ, ऐसे विद्रोही बेटे का तो जन्म के समय ही गला घोंट देना चाहिए था। बूढ़े लिन के कठोर शब्द लिन बाओजियांग के कानों तक हल्के से पहुंचे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो फिर शांत हो गई। बाहर पूछताछ समाप्त हो चुकी थी और उसे बाहर आते देख भीड़ में थोड़ी हलचल मच गई। डागान के दादाजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तुम सारांश बना सकते हो। इस मामले में वाकई मेरी ही गलती है। मेरे माता पिता के 4 बच्चे थे, लेकिन मेरी नज़र में तो मानो उनके पास सिर्फ बाओहाई ही था। बचपन से ही बाओहाई, और मैंने जो भी किया उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बाओजुआन कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन बाओहाई तो मेरे माता पिता का अनमोल रत्न था। इसलिए मैंने बचपन से ही खुद से यह वादा किया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनूंगा और महान उपलब्धियां हासिल करूंगा, ताकि मेरे माता पिता को पता चले कि उनका उपेक्षित बड़ा बेटा किसी भी तरह से छोटे बेटे से कमतर नहीं है। हालांकि बीते कुछ साल मेरे लिए आसान नहीं रहे, उतार चढ़ाव से भरे रहे। अब मैं सिर्फ एक प्रोडक्शन ब्रिगेड का कप्तान हूं और मेरी उम्र लगभग 50 साल है। अगर मैंने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। चुशिया का विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ और मैं सबसे ज्यादा खुश था, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। मुझे लगा कि उसके करीबी चाचा होने के नाते मुझे हमेशा उसकी अच्छाई से लाभ मिलेगा। और हुआ क्या, मैं तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाए, लेकिन लुओ गैंगशुन और उनकी पत्नी दोनों को आमंत्रित किया गया था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि बाओहे के दिल में मेरी क्या जगह है। अपने भाई की कामयाबी का आनंद लेने में असमर्थ, मैं केवल खुद पर ही निर्भर रह सकती थी। हाँ, मैं लुओ गैंगशुन से ईर्ष्या करती हूँ। हर कोई उसका पक्ष क्यों लेता है और मुझे नज़रअंदाज क्यों करता है, जबकि मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ। वह इतनी आसानी से तरक्की क्यों कर रहा है, जबकि मैं हमेशा के लिए उसके अधीन ही बैठी रहूंगी। अब सबको सब पता चल गया है और मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। मैंने खुद कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब से मैं चुपचाप एक साधारण किसान बनकर रहूंगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, बाओहे के खिलाफ मेरे माता पिता की साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। सबको पता है कि झांग परिवार ने बाओहे का घर खरीदा था, जिसे बाद में बाओहे के दामाद ने वापस खरीद लिया। फिर भी वे अब तक घर खाली करने से इनकार करते रहे हैं। यह मामला बूढ़े झांग दंपति के अनुचित व्यवहार का नहीं है, यह मेरे माता पिता द्वारा बाओहे को बदनाम करने का मामला है, जबकि वास्तव में मेरे माता पिता ने ही बाओहे को लिन परिवार से निकाल दिया था और पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने बात को घुमाते हुए बाओहे और उसकी पत्नी पर माता पिता के प्रति अनादर का आरोप लगाया, कहा कि उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है और यहाँ तक कि उन्हें अपनी पोती की शादी में भी शामिल नहीं होने दिया। अंकल झांग और आंटी झांग दयालु बुजुर्ग हैं जो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। इसलिए वे अपने बेटे को पद पर न रहने देना बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि वे घर छोड़कर बाओहे और युलान के मेरे माता पिता से माफ़ी मांगने का इंतजार करें और फिर मेरे माता पिता को बूढ़े झांग दंपति से पाखंडी तरीके से विनती करते हुए देखें। मेरे माता पिता ने बाओहे और उसकी पत्नी के स्वभाव का बिल्कुल सही अनुमान लगाया था, क्योंकि वे जानते थे कि वे चुक्सिया के लिए कुछ भी सह लेंगे, भले ही उन्हें पता हो कि यह मेरे माता पिता की साजिश है। चुक्सिया के लिए वे निश्चित रूप से सब कुछ सह लेंगे। इसलिए लिन बाओजियांग की आगे की व्याख्याएं सबकी बातचीत में पूरी तरह से दब गईं। खबर सुनकर आए बूढ़े मास्टर झांग और बूढ़ी महिला झांग एक दूसरे को देखने लगे, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसकी बात माने। उसी क्षण बूढ़े लिन और बूढ़ी लिन लड़खड़ाते हुए अपनी छड़ियों के सहारे बाहर आए। जिंगजे और झांग डोंगफेंग की कार अभी लुओ परिवार के प्रवेश द्वार पर रुकी ही थी कि लिन बाओहे और झाओ युलान ने उनका स्वागत किया। संक्षिप्त बातचीत के बाद दंपति ने उन्हें पिछली रात हुई चर्चा की रणनीति
उस सुबह की अचानक हुई घटनाओं और आगे की तैयारियों के बारे में बताया। भीड़, जो अंडे की जर्दी के थक्के की तरह ठसाठस भरी हुई थी, उनके पास आते ही अनायास ही रास्ता देने लगी। आंगन में बूढ़े मास्टर झांग और बूढ़ी महिला झांग, बूढ़े मास्टर लिन और बूढ़ी महिला लिन की ओर इशारा करते हुए सवाल कर रहे थे कि क्या उन्हें धोखा दिया गया है। C545 आत्मीयता। इंतजार मत कीजिए दोस्तों, मैंने आज सिर्फ एक बार अपडेट किया है। मास्टर झांग और बूढ़ी महिला झांग के दिलों में व्याप्त झुंझलाहट और अफसोस को भांपते हुए, और इस डर से कि कहीं भी कोई द्वेष न पाल ले या उनकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, झांग डोनफांग की पत्नी ली सुक्सिन ने धीरे से दोहराया, पिताजी, माताजी, चलिए घर चलते हैं। दादाजी, दादी जी, मेरे माता पिता ने कल रात दक्षिण वाले कमरे में एक प्रकार का चबूतरा गर्म कर दिया था। अब वह बहुत गर्म है, इसलिए अब से आपको ठंडे कंग पर सोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उनके पोते झांग सेक्सियांग ने भी हंसते हुए कहा, ताकि बुजुर्ग दंपति को तसल्ली मिल सके। आह आह, बूढ़े दंपति बार बार यही कहते रहे, उनके चेहरे पर असीम संतुष्टि झलक रही थी। वे कुछ कदम चले, फिर झिझकते हुए लिन बाओहे और झाओ युलान की ओर मुड़े और बोले, बच्चों, हम भ्रम में थे और हमसे ये गलती हो गई, हम सचमुच आपसे माफी मांगते हैं। अंकल झांग, आंटी झांग, कृपया ऐसा मत कहिए। झाओ युलान मुस्कुराते हुए तुरंत आगे बढ़ी और बोली, आप दोनों दयालु हैं, हम ये जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लिन बाओहे ने अपनी पत्नी की बात को आदत के अनुसार दोहराया। हाँ हाँ, वहाँ मौजूद लोग जोर से हंस पड़े। बूढ़े मास्टर लिन और बूढ़ी महिला लिन, जो चुपके से किसी की नज़र में आए बिना अपने कमरे में चले गए थे, बाहर की बातचीत और हंसी सुनकर गुस्से से लाल हो गए। क्या यह उनकी निर्दयता का स्पष्ट संकेत नहीं था? झांग परिवार शहर के एक अपार्टमेंट में रहता है और उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति के लिए एक विशेष गर्म तोहफा भी तैयार किया था, लेकिन उनका क्या? वे अपनी पोती की शादी में भी शामिल नहीं हो सके। क्या वे निर्दयी थे या उनके बेटे और बहू निर्दयी थे? अगर लिन परिवार के भविष्य की चिंता न होती तो क्या उन्हें ऐसा करने की जरूरत पड़ती? जैसे जैसे वे इसके बारे में सोचते गए, उनका गुस्सा बढ़ता गया। बूढ़ी औरत लिन, जो अभी तक चबूतरे पर नहीं चढ़ी थी, गुस्से से फूल रही थी और बाहर जाने के लिए मुड़ी। बूढ़ा आदमी लिन डर गया और जल्दी से उसे पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? मैं ये तर्क देने जा रहा हूँ कि क्या बिल्कुल भी न्याय नहीं है। आप इस पर कैसे बहस करेंगे? हमने और ओल्ड झांग दंपति ने अपने बेटे और बहू के बारे में क्या कहा, और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी वास्तविकता क्या है? ओल्ड झांग दंपति अपने बेटे और बहू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास इस मामले में बहस करने का कोई आधार है? क्या हर मामला अलग नहीं होता? 4 बच्चों के साथ, हर एक के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तुम अपने मामलों के बारे में जानते ही हो और आसपास के लोग भी मूर्ख नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। बूढ़े मास्टर लिन ने आह भरते हुए निराशा में हाथ हिलाया। कुछ दिनों में जब हालात शांत हो जाएंगे तो हम कुछ और सोचेंगे। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि हम वाकई गलत हैं? बूढ़ी औरत लिन ने चिढ़कर कहा, उनका तो बस एक ही बिगल बच्चा है, तो वे क्या उम्मीद करते हैं? अगर उनके 2 पोते होते तो मैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती जैसा मैं बाओहाई के साथ करती हूँ। बूढ़े मास्टर लिन ने अचानक अपने कान सीधे किए और बूढ़ी महिला लिन को चुप रहने का इशारा किया। मेरे पिताजी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और मेरी माँ, जो मेरे पिताजी के ही गांव की थी, 10 साल की उम्र में अनाथ हो गईं। मेरी माँ के दादा दादी और चाचा चाची उनकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन मेरे दादा दादी को उन पर दया आ गई और वे उन्हें अपने घर ले आए और अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। 4 बच्चों और घोर गरीबी के बीच मेरी माँ मेरे दादा दादी की दयालुता के लिए आभारी होकर मेरे पिता से शादी करने पर अड़ी रही। उन्हें मेरे पिता सचमुच पसंद थे और इससे उन्हें दुल्हन की कीमत बचाने का भी मौका मिला। पहले तो मेरे दादा दादी को डर था कि कहीं ये अफवाह न फैल जाए कि उन्होंने मेरी माँ को अपने बेटे की पत्नी बनाने के लिए गोद लिया है, इसलिए वे सहमत नहीं हुए। अंततः मेरे माता पिता के लगातार प्रयासों से ही उनकी सहमति मिली। शादी के बाद भी वे मेरे दादा दादी के साथ ही रहते रहे। मेरे दोनों चाचा चाची भी उसी आंगन में रहते थे। गरीबी के बावजूद हमारा बड़ा परिवार खुशहाल था। 1965 की भीषण बाढ़ ने पूरे गांव को डुबो दिया। मेरे दादा दादी और मेरे चाचाओं के परिवार के सभी लोग घर पर थे और फंस गए, जबकि मेरे माता पिता, जो भूख मिटाने के लिए मेरी बहन और मुझे जंगली फल लाने के लिए पहाड़ों पर ले गए थे, बच गए। राहत कार्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं, पुनर्निर्माण तो व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। मेरे माता पिता ने हमारे पास जो थोड़ा बहुत भोजन था उसे मेरी बहन और मेरे लिए बचाकर रखा और जंगली जड़ी बूटियों और एल्म के पेड़ की छाल खाकर अपना गुजारा किया। सर्दियों में मैं और मेरी बहन सूती कपड़े पहनते थे
जबकि मेरे माता पिता पुराने कपड़ों से निकले सूती कपड़े से बने पतले कोट और पतलून पहनकर काम चलाते थे। जब से मुझे याद है, मेरे माता पिता के हाथों और पैरों में हर सर्दी में त्वचा फट जाती थी और खून निकलने लगता था। बचपन से ही मुझे और मेरी बहन को सबसे अच्छा खाना और कपड़े मिले। मेरे माता पिता हम बच्चों के लिए ही जीते थे। हो सकता है कि वे मेरे प्रति थोड़ा पक्षपाती रहे हों, लेकिन मेरी बहन के प्रति भी उनका व्यवहार वास्तव में बहुत अच्छा था। जब मेरी बहन शादी की उम्र की हुई, तो मेरे माता पिता ने दूल्हे के लिए मुख्य शर्त ये रखी कि उसे वर पसंद आना चाहिए। अगर मेरी बहन को वो पसंद नहीं आता, तो चाहे शर्तें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वे उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं करवाएंगे। मेरी बहन ने उस आदमी से शादी की जिसे वह पसंद करती थी, न कि उससे जिससे हमारे परिवार को फायदा हो सके। अब जब उन्होंने मेरे साथ रहने का फैसला किया है, तो वे सोच रहे हैं कि मेरी बहन की स्थिति मेरी जितनी अच्छी नहीं है, वे उस पर बोझ नहीं डालना चाहते। अपने जीवन में प्राप्त दयालुता, अपने रिश्तेदारों से मिली दयालुता के कारण वे अपने बच्चों के साथ सच्चा प्यार से पेश आते हैं, इसलिए वे यह मान लेते हैं कि दूसरे भी उनके बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जब मेरी बहन अपने भावी जीवनसाथी के बारे में सोच रही थी, तो मेरे माता पिता ने उसे बस यही सलाह दी कि वह सुनिश्चित करे कि उसका जीवनसाथी माता पिता का आदर करे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं। यदि आप माता पिता का आदर करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी वैसा ही करेगी, और यह परंपरा पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रहेगी, कभी न खत्म होने वाली। आज मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि यह व्यक्त कर सकूं कि प्राचीन काल से ही पितृभक्ति को महत्व दिया जाता रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पितृभक्ति का दिखावा करके अपने वंशजों को प्रभावित करता है, तो क्या ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को वास्तव में पितृभक्तिपूर्ण सम्मान का पात्र माना जाना चाहिए? यह एक करारा तमाचा था, एक सरासर करारा तमाचा। उप काउंटी प्रमुख झांग स्पष्ट रूप से दंपति लिन बाओहे का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनकी कही बात भी सच थी। बड़े लिन का लिन बाओहे और उसकी पत्नी के प्रति रवैया गांव में जग जाहिर था, और कई लोगों को तो ये भी शक था कि लिन बाओहे उनका जैविक बच्चा नहीं है, वरना वे अपने ही बेटे के प्रति इतने उदासीन कैसे हो सकते थे। ये सब बताने का कार्य बूढ़े मास्टर झांग और बूढ़ी महिला झांग के कहने पर किया गया था, जिन्होंने झांग डोंगफेंग को ऐसा करने का संकेत दिया था। हालांकि यह कुछ हद तक आत्म प्रशंसा जैसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने गड़बड़ी तो पैदा की ही थी, और दंपति के प्रति उनका ये कर्तव्य था कि वे मामले को सुलझाएं। और यही तरीका सबसे सरल और सबसे प्रभावी था। गपशप का डर, और उससे भी कहीं अधिक ईर्ष्या का डर। लिन बाओहे के परिवार को जो अवसर मिला है, उससे निश्चित रूप से कई लोग अंदर ही अंदर बहुत दुखी होंगे। भले ही वे ऊपरी तौर पर बधाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें कुछ और ही महसूस होगा। आज की इस घटना में सभी को पता था कि गलती किसकी थी, और अब शायद सभी को ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन अगर झांग परिवार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया होता, तो लिन बाओहे और उनकी पत्नी को शायद बेवजह कृतघ्न करार दिया जाता। स्थिति संतोषजनक ढंग से सुलझ जाने के बाद डागान के दादाजी ने भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, चलो सब लोग तितर बितर हो जाएं, और खड़े होकर बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे लुओ गैंगशुन भी तेजी से चल पड़ा। विधवा ली और सेकंड्स कभी, जिन्हें लगा कि उन्हें भुला दिया गया है, चुपके से बिना किसी का ध्यान खींचे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लाने वाले युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? यह विचार लिन बाओजियांग का था। फिर भी क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? सेकंड्स कभी लगातार रोता रहा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी उसे साथ आए हटे कट्टे युवक ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका सिर एक तरफ झुक गया और वह चुप हो गया। पीछे पीछे चल रही चुक्सिया ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, बढ़िया चाल। सामान्य रूप से चल रहे दोनों युवक लड़खड़ा गए और लंगड़ाते हुए दूसरे स्कबी को आगे घसीटने लगे। इसका क्या मतलब है? लुओ शियाओकियोंग ने उलझन में अपना माथा छुआ। शियाओ हे पहले हमेशा तुम्हारी शक्ल सूरत की शिकायत करता था, अब क्या तुम्हारी बदसूरती ने उसे डरा दिया है? शायद, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर उसे पता चला होगा कि मैं एक उच्च अधिकारी की पत्नी बन गई हूँ और वह डर गया होगा। मेइंग, तुम और चुक्सिया दोनों पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही हो। बहुत बढ़िया। ग्राम प्रमुख लिन युबाओ दोनों महिलाओं के पास से गुजरते हुए हंसे और बारी बारी से उनकी तारीफ की। चुक्सिया की सौंदर्य बोध की भावना के प्रभाव में शियाओ की उनको अब मजबूत होना गर्व की बात नहीं लगती थी। उसका चेहरा तुरंत कड़वे तरबूज जैसे भाव में बदल गया। क्या मैं सचमुच मजबूत हो रही हूँ? नहीं। चुक्सिया ने उसे गौर से देखा, चुटकी काटी और कहा, दादा योबाओ की नज़र में ताकतवर होना अच्छी बात है। उन्होंने हमें खुश करने के लिए ऐसा कहा था। ज़ियाओ क्यों? चुक्सिया, तुम टान्ना हो गई हो। लिन युबाओ के बेटे लिन झोगहुआ को उनके पास से तेजी से गुजरते हुए देखकर लुओ शियाओकियोंग ने गुस्से से उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा, हिम्मत है तो खड़े रहो, बदमाश। अगर तुमने मुझे काला कहा तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी।
मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूँ, तुमने मुझे पीटने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा। लिन झोंगहुआ ने उसे मुंह बनाकर देखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। तुम छोटे बदमाश, बस इंतजार करो। आह माँ, तुमने मुझे क्यों मारा? मोटी चाची ने अपनी बेटी को घूर कर देखा, जो विरोध में अपना सिर पकड़े हुए थी। झोंगहुआ तुम्हारा छोटा चाचा है, तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? नियम। लुओ शियाओकियोन, जो पलटवार करना चाहती थी, ने लिन युबाओ की पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया। लिन युबाओ की पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए बोली, छठी दादी, आह, मेइंग दिन ब दिन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। 40 वर्ष की महिला को दादी कहना चुक्सिया के लिए कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक बाधा थी, लेकिन मुस्कुराती हुई महिला के सामने आकर उसने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, नमस्ते छठी दादी। आह, चुक्सिया दिन ब दिन एक नन्ही परी की तरह बढ़ती जा रही है। लुओ शियाओकियोन ने लिन युबाओ की पत्नी को अंगूठा दिखाते हुए कहा, छठी दादी, भले ही हम सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन जिस तरह से छठे दादाजी और छोटे चाचा दूसरों की तारीफ करते हैं, वह आपके मुकाबले कहीं अधिक बेजोड़ है। पिता और पुत्र दोनों वही कहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे इसे सुनते हैं। लिन युबाओ की पत्नी हंस पड़ी और सिर हिलाकर अपने पति और पुत्र की चापलूसी के सामने अपनी बेबसी जाहिर की। इसी समय लिन बाओहे और झाओ युलान के साथ जिंगजे और झांग परिवार के बाकी सदस्य भी आ पहुंचे और समूह बातें करते और हंसते हुए चुक्सिया के नए घर की ओर चल पड़ा। सोच में बदलाव आने से बूढ़े स्वामी और बूढ़ी महिला झांग पिछली रात की तुलना में असाधारण रूप से कोमल और दयालु हो गए। उन्होंने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था, लेकिन अब उन्हें बाहर निकलने के लिए सब कुछ फिर से खोलना पड़ा। लिन बाओहे और झाओ युलान मेहनती थी और झांग परिवार के कुछ भी कहने की जरूरत के बिना उन्होंने सामान पैक करने में मदद करना शुरू कर दिया। झाओ युलान ने मजाक में कहा, चाचा झांग, चाची झांग, हमने ये चीजें इसलिए पैक नहीं की क्योंकि हम आपके जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे, हम बस मदद करना चाहते थे। जब आप जाएं तो चाबियां अपने साथ ले जाएं। जब भी आप फसलों की देखभाल करने या मुर्गियों की आवाज़ सुनने के लिए वापस आना चाहें, तो आप यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं। बुजुर्ग दंपति के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन फिर उदासी छा गई। इस घटना के बाद अगर वे कभी गांव वापस लौटे तो उन्हें ये तय करने में मुश्किल होगी कि वे किसके साथ मेलजोल रखें। C546, C372 मेधावी राजनेता। पहली बार देखें। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। झांग परिवार के बुजुर्ग दंपति की चिंताओं को देखकर मोटी चाची आगे बढ़ी और बुजुर्ग महिला झांग के हाथों को स्नेहपूर्वक पकड़ते हुए बोली, बाओहे और युलान यहाँ नहीं है और मेरा मन बेचैन है। अगर आप दोनों बुजुर्ग यहाँ आकर रहें तो मैं अक्सर मिलने आऊंगी। इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। हम जानते हैं कि भले ही घर में कंबैड हो, लेकिन आंगन और सब्जी के बगीचे की कमी के कारण मम्मी और पापा को इसकी आदत डालने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए पापा, मम्मी, भाई लिन और भाभी लिन अच्छे और ईमानदार लोग हैं। औपचारिकता की कोई बात नहीं। जब भी आप आना चाहें और कुछ समय के लिए रुकना चाहें, मैं आपको यहाँ ले आऊँगा। जैसे ही ली सुक्सिन ये बताने वाली थी कि उन्होंने बुजुर्ग दंपति के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा फार्म हाउस खरीद लिया है, झांग डोंगफेंग ने उससे पहले ही बात काट दी और उसके कुछ कहने से पहले ही बीच में बोल पड़ा। हालांकि वह अपने पति के इरादे को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, फिर भी उसने तुरंत उसका अनुसरण किया। हाँ, हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि घर लौटने पर आप सहज महसूस करेंगे या नहीं। आजकल ज़ेक्सियांग बालकनी में सब्जियां उगाने का प्रयोग कर रहा है। उसका कहना है कि सब्जी का बगीचा न होने पर भी गमलों में सब्जियां उगाना दादा दादी को खुश कर सकता है। दादाजी, दादी जी, मैंने बालकनी में 3 गमले रखे हैं जिनमें पत्ता गोभी, खीरा और लहसुन के अंकुर बोए हैं। लहसुन के अंकुर उगने भी लगे हैं। झांग ज़ेक्सियांग इस साल 17 साल का था। चुक्सिया और लुओ शियाओकी उनसे कुछ महीने छोटा। वह उस उम्र में था जहां वह विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासु तो था, लेकिन अनुभवहीन भी। जब वह बोल रहा था, उसने देखा कि चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग दोनों उसे घूर रही हैं, और उसका चेहरा तुरंत मुर्गे की कलगी की तरह लाल हो गया। बूढ़ी झांग को लगा कि उनके प्यारे पोते को सर्दी लग गई है और उन्होंने जल्दी से उसका माथा छूकर देखा तो वह बहुत गर्म था। चौंक कर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा, झांग ज़ेक्सियांग ने मच्छर जैसी धीमी आवाज में जवाब दिया और जल्दी से दूसरे कमरे में चला गया। मैं वहां सफाई करने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हें यहाँ आते समय ज्यादा कपड़े पहनना नहीं आता। दादी माँ तुम्हारे लिए ज्वरनाशक पट्टी ढूंढ देंगी, लगा लो। अपने पोते की चिंता करते हुए बूढ़ी झांग कमरे में आई और अपना स्नेह दिखाती रही। एक माँ अपने बेटे को सबसे अच्छी तरह जानती है। ली सुक्सिन को अपने बेटे के साथ क्या हो रहा था, ये कैसे पता नहीं चल सकता था।
उसका मन कर रहा था कि वह बूढ़ी झांग को सच बता दे, लेकिन छोटों की इज्जत बचाने की चिंता भी थी। अंत में उसने बूढ़े और छोटों के बीच दखल न देने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप झांग ज़ेक्सियांग ने बुखार कम करने वाली पट्टी लगा ली। बूढ़ी महिला झांग ने अपने पोते को दवा निगलने में मदद करने के लिए विशेष रूप से चीनी का पानी बनाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे दवा का जार दे पाती, उसने पहले ही दवा निगल ली और अपने कामों में वापस जाने के लिए मुड़ गया। पलक झपकते ही बूढ़ी झांग को कुछ समझ आ गया। उन्हें अंदर ही अंदर पछतावा हुआ, लेकिन वे इसे जबान से नहीं कह पाईं। उन्होंने बस झांग ज़ेक्सियांग को जार देते हुए कहा, मैंने इसमें चीनी मिलाई थी। एक जार चीनी का पानी पीने के बाद झांग ज़ेक्सियांग को किसी भी चीज़ का स्वाद महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। कभी उसे चिंता हो रही थी कि कहीं दूसरों ने उसकी भावनाओं को भांप तो नहीं लिया, तो कभी उसे दवा के संभावित दुष्प्रभावों की चिंता सताने लगी। चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग बीच वाले कमरे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें समेट रही थीं, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने कमरे में दादा दादी और पोते पोती की गतिविधियों पर नज़र रखी। बेशक वे ये स्वीकार नहीं करेगी कि बीच वाले कमरे में छानबीन करने का उनका कारण केवल गपशप सुनना था। जीवन बहुत नीरस था, और इसे अद्भुत बनाने के लिए व्यक्ति को अपने लिए रंग ढूंढना चाहिए। ... युशान, तुम जाकर देख लो, घर खाली कराने में कोई दिक्कत जरूर होगी, वरना अब तक वे लोग क्यों नहीं आए। 9:30 बज चुके थे और एल्डर झाओ चिंतित हो रही थी क्योंकि उनकी बेटी, दामाद और पोती का अभी तक कोई अता पता नहीं था। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं बूढ़े लिन और बूढ़ी लिन युलान को परेशान न कर दें। झाओ युशान ने सहमति जताते हुए कान से उतरने की कोशिश की। वह बेहद चिंतित भी था। हालांकि उसकी बहन और बहनोई का स्वभाव पहले से थोड़ा बदल गया था, लेकिन बूढ़े लिन और बूढ़ी औरत लिन साधारण लोग नहीं थे। उसे सचमुच डर था कि कहीं उसकी बहन और बहनोई उनकी चालों में न फंस जाएं। मैं भी चलूंगी, लिए युआन ने कहा। माँ, आप यहीं रुकिए और खाना बनाए, मैं और पापा चलते हैं, झाओ केहुई ने खुद को कसकर लपेटते हुए कहा और अंदर आकर लिए युआन को पीछे आने से रोक दिया। ठीक है। लिए युआन के कान खड़े हो गए। मुझे गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, क्या वे आ गए हैं? उसने अपनी बेटी को बाहर धकेलते हुए कहा। दरअसल जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने युलान के परिवार के साथ साथ लुओ गैंगशुन के परिवार और जिंगजे को देखा। लोगों का एक बड़ा समूह एक भव्य जुलूस में आ रहा था। ससुराल वाले भी आ गए। लिए युआन ने सबसे पहले लुओ गैंगशुन और मोटी चाची से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर बौहे के परिवार की ओर मुड़कर कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। तुमने मम्मी पापा को बहुत परेशान कर दिया था। हम तो तुम्हारे बड़े भाई और केहुई को तुम्हें ढूंढने के लिए डालिंग गांव भेजने ही वाले थे। चलिए अंदर बात करते हैं। युलान ने एक दूसरे का अभिवादन कर रही भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हम सब एक परिवार हैं, यहाँ ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं जहाँ गर्मी है और बैठते हैं। मजाक करने से खुद को रोक न पाने के कारण लिए युआन ने कहा, चीजें वाकई बदल गई हैं, अब तो आप बिल्कुल पड़ोसी की तरह लगते हैं, इतने स्टाइलिश। C547 C372 मेधावी राजनेता _2। देखा, मैंने अपनी बड़ी भाभी से मेजबानी का पद छीन लिया और वो इससे खुश नहीं है। झाओ युलान ने लिए युआन की तरफ देखे बिना मोटी चाची से शिकायत की, मैं तो बस इसलिए जिम्मेदारी संभाल रही थी ताकि आप दोनों परिवार एक दूसरे के साथ ज्यादा शिष्टाचार न बरतें। आह, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। लिए युआन ने शरारती अंदाज में झाओ युलान को थप्पड़ मारा और फिर प्यार से उसे पकड़कर कमरे में धकेल दिया। मोटी चाची के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसे रोकना असंभव हो गया। झाओ युलान को इतने वर्षों से जानने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि वह किस प्रकार की व्यक्ति थी, और अपनी बेटी की सास लिए युआन को झाओ युलान के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देखकर उन्हें भी यह आभास हुआ कि वह भी एक दयालु और सहज स्वभाव की महिला थी। चाहे वे साथ रहती हो या बेटी की शादी के बाद झाओ के घर में अलग हो जाती हो, एक दयालु सास का होना हमेशा सुखदायी रहा। कुछ परिवार एक साथ इकट्ठा हुए और कमरा पूरी तरह भर गया। क्या कोई गड़बड़ होने वाली है? बूढ़े मास्टर झाओ ने अपनी बेटी के परिवार से चिंतित भाव से पूछा। हम झाओ युलान ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया और घर लौटने वाली रात की सारी घटनाएं जल्दी से बता दी। सास ससुर जी, धन्यवाद। बाओहे और युलान इस जीवन भर आप दोनों के ऋणी रहेंगे। बूढ़े मास्टर झाओ एक समझदार व्यक्ति थे और अपनी बेटी की बात सुनकर वे समझ गए कि मोटी चाची का तथाकथित गुस्सा केवल बूढ़े मास्टर लिन और बूढ़ी महिला लिन के झूठे मुखौटे को उजागर करने और स्थिति को अधिक संतोषजनक ढंग से सुझाने का एक तरीका था। थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ मोटी चाची ने कहा, अंकल झाओ, आप बहुत ही विनम्र हैं। इतने सालों तक बाओहे और युलान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमारा सौभाग्य रहा है। ऐसा मत कहो। अब जब हम आखिरकार मिल ही गए हैं, तो क्या हम औपचारिकताएं बंद कर सकते हैं?
झाओ युलान की लगातार चल रही शिष्टाचारपूर्ण बातचीत को रोकते हुए चुक्सिया ने कहा, माँ, आपने अभी तक मेरे और शियाओ की उनकी तारीफ नहीं की है। बेटी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए। अब क्यों अपनी माँ से तारीफ मांग रही हो? झाओ युलान ने अपनी बेटी को इल्जाम भरी निगाहों से देखा। चुक्सिया ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, मैंने मदद तो की थी ना। आप मेरी तारीफ करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शियाओ क्यों झाओ परिवार की भावी बहू बनने वाली है। मेरी तारीफ मत करो, ये सब तुम्हारा ही विचार था। लुओ शियाओकियोंग ने अपना चेहरा छूते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हम कल सुबह जल्दी निकल रहे हैं, वरना मेरा चेहरा तो हमारी पोल खोल ही देता। क्या तुम थोड़ा और स्पष्ट बता सकती हो? तुम यहाँ हमेशा पहेलियों में ही बात करती हो, तुम मुझे पागल कर रही हो। झाओ कियान ने चुक्सिया को उकसाते हुए कहा, जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? सभी की निगाहें चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग पर टिक गईं। सच तो यह है कि उनके आत्मनिंदा के इस कृत्य ने कहानी सुनने वाले झाओ की हुई और घटनास्थल के गवाहों को भी असमंजस में डाल दिया था। मेरी माँ का दावा था कि मेरे पिताजी एक युवा विधवा के साथ अंतरंग संबंध बना रहे थे, और जाहिर है मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उस विधवा को ढूंढने के लिए चुक्सिया को अपने साथ ले जाना चाहता था। कोई चारा न होने पर मेरी माँ ने चुपके से हमें बताया कि उन्होंने इस मामले पर क्यों खुलकर बात की। उन्हें हमेशा लगता था कि मेरे पिताजी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उस सुबह जब उन्होंने पिताजी को बाहर से लौटते देखा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद इसे हमारे फायदे में बदला जा सकता है, पिताजी का नाम साफ करने के लिए और दादा लिन और दादी लिन की साजिशों को नाकाम करने के लिए भी। इस मौके पर लुओ शियाओकियोंग ने लिन बाओहे की ओर शर्माते हुए मुस्कुराया। आखिरकार वह उसके सामने उसके अपने माता पिता के बारे में बात कर रही थी, जो थोड़ा असभ्य था। लिन बाओहे ने हाथ हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। शुरू में मेरी माँ दादा झांग और दादी झांग से अक्सर मिलने जाती थी, लेकिन बाद में, क्योंकि दादा लिन और दादी लिन भी अक्सर वहाँ रहते थे, जब वे एक दूसरे से मिलते थे तो असहज स्थिति पैदा हो जाती थी, इसलिए वह कम जाने लगी। मेरे पिताजी की घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाने के बाद मेरी माँ ने दादा झांग और दादी झांग को यह सवाल करते सुना कि क्या मेरे पिताजी के प्रेम प्रसंग का उनके सबसे बड़े बेटे के व्यवहार से कोई संबंध था। उन्होंने किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया और कहा कि उनके 4 बच्चों में से केवल लाओअर और लाओअर की पत्नी ने ही उनकी बात नहीं मानी, बाकी तीनों बच्चे अच्छे थे। मेरी माँ उस समय बहुत गुस्से में थी और अंदर जाकर बहस करना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया क्योंकि इससे उनकी स्थिति बिगड़ सकती थी। उन्होंने चाचा बाओहे और चाची युलान के वापस आने तक इंतजार करने का फैसला किया ताकि वे इस मामले को सुलझा सकें। इसलिए इस बार उसने मौके का फायदा उठाया और जब मैंने हंगामा करने की ठानी तो जितना बड़ा हंगामा हो उतना अच्छा। आखिरकार यह अफवाह दादा झांग और दादी झांग तक पहुंच जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि दादा लिन और दादी लिन ने उन्हें धोखा दिया है, जिससे स्वाभाविक रूप से चाचा बाओहे और चाची युलान को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़े चाचा लिन द्वारा राज खोलना हमारी योजना में नहीं था, लेकिन ये पता चला कि उनके कबूलनामे ने हमें और भी बेहतर तरीके से मदद की। मेरे चेहरे पर जो घाव हैं वो चुक्सिया का ही काम था। असल में मैं मार खाने को तैयार थी, लेकिन चुक्सिया ने मुझे ये दिया। लुओ शियाओकियोंग ने एक छोटा सा पारदर्शी लाल प्लास्टिक का थैला निकाला और जब बूढ़ी औरत झाओ ने उत्सुकता से उसे लिया तो उसने देखा कि अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। इसमें मुर्गी का खून भरा हुआ है, चुक्सिया ने समझाया। सेना में आधे साल से अधिक समय बिताने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। खुद को चोट से बचाना और उसमें थोड़ा सा हुनर जोड़ना मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी, लुओ शियाओकियोंग ने गर्व से कहा, जो स्पष्ट रूप से अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। इस सफलता का श्रेय चा शियांग को जाता है। बूढ़ी झाओ ने एक बार फिर मोटी चाची की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा, आपकी पहल के बिना ये दोनों ऊर्जावान बच्चे अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का रास्ता नहीं खोज पाते। चा शियांग, आप युलान और बाओहे के साथ साथ हमारे झाओ परिवार के लिए भी एक महान उपकारक रहे हैं। अगर वे खुश नहीं हैं तो हम भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की परेशानी पर खुशी जताते हुए लुओ शियाओकियोंग ने चुक्सिया को चिढ़ाते हुए कहा, आखिरकार तारीफ तो तुम्हें नहीं मिली। चुक्सिया ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाते हुए उससे कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने मामला सुलझाया है, मैं तो बस एक दर्शक थी। तारीफ करने लायक क्या है? मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा बना रही हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं अपने दादा दादी के सामने तुम्हारी प्रतिष्ठा चमका रही हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? C548 C373 कियान रिटर्न्स। रात का दूसरा पहर। किहुई उद्धरण चिन्ह। बाहर से लगातार आवाजें आती रहीं और झाओ किहुई तुरंत उठकर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं। चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग ने बाहर झांक कर देखा तो उन्हें 20 साल की एक लड़की दिखाई दी, जिसकी घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं,
और वह सुगठित शरीर वाली थी, जो उस जमाने के सौंदर्य मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती थी। दोनों ने उसे पहचान लिया, वह झाओ केहुई की करीबी दोस्त सुकिन थी। ये जानते हुए कि दोनों को किसी निजी बात पर चर्चा करनी होगी, चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग ने चतुराई से अपने सिर पीछे खींच लिए और एक दूसरे को इशारा किया कि पर्दे को वापस अपनी जगह पर गिरने दें। सुकिन, क्या हो रहा है? बाहर एक ठेला रुका हुआ था। आगंतुक को निश्चित रूप से पता था कि उसके घर में मेहमान है, इसलिए झाओ केहुई ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी बहन और उसका पति वापस आ गए हैं? सुकिन ने उसे बाहर खींचकर रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया। झाओ केहुई ने हैरानी से पूछा, मेरी कौन सी बहन और बहनोई? तुम्हारी कितनी बहनें हैं? बिल्कुल, झाओ कियान, सुकिन ने अचानक अपना माथा पीटते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे दरवाजे पर एक ठेला भी खड़ा है। कोई खास मेहमान आया था? क्या तुम किसी रिश्ते की मीटिंग में हो? तुम्हारी कल्पना शक्ति वाकई बहुत अच्छी है। झाओ कियान ने उसे एक नज़र घुमाकर कहा, यह मेरी चाची का परिवार और मेरी होने वाली भाभी का परिवार है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने सच में झाओ कियान को देखा? क्या ये झूठ हो सकता है? उसने खुद मुझे नमस्कार किया और कहा कि वह आदमी उसका पति है। सुकिन ने झाओ केहुई के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, उसका वजन काफी बढ़ गया है और चलते समय वह अपनी कमर पकड़े हुए थी। ऐसा लगता है कि वह मां बनने वाली है। सच में, सच में। झाओ केहुई ने अपनी बात दोहराई और महसूस किया कि वह दोहराव कर रही है, इसलिए वह शर्मिंदा होकर हंस पड़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, बस मेरी आदत है कि मैं बातें दोहराती हूँ। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। हाँ, मैं भी चौंक गई थी, इसलिए तुरंत तुम्हें बताने दौड़कर आई। सुकिन बोलते हुए बार बार घर के अंदर देख रही थी। झाओ केहुई ने मन ही मन आह भरी और चतुराई से अपनी सहेली के जाने का इशारा किया। सुकिन, मेरी चचेरी बहन और मेरी होने वाली भाभी कल सुबह सिटी के लिए रवाना हो रही हैं। मैं तब तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हारा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सुकिन ने थोड़ी जिद के साथ पूछा। वह व्यापारिक यात्रा पर है और कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। मेरी भाभी मेरे चचेरे भाई के परिवार के साथ आए हैं। मेरी चचेरी बहन शादी के बाद से घर नहीं लौटी है, इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मेरी चाची और चाचा को घर वापस लाने का फैसला किया और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रिश्तेदारों से भी मिलने गईं। चुक्सिया सचमुच भाग्यशाली है। चूंकि चुक्सिया अक्सर झाओ के घर आती जाती थी, इसलिए सुकिन उसे अच्छी तरह जानती थी। रेजिमेंटल कमांडर की पत्नी बनने पर सुकिन को केवल ईर्ष्या ही हुई। ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं क्षण भर के लिए किनारे रख दी गईं। मेरी दादी कहती थी कि चुशिया का चेहरा भाग्य का प्रतीक है और उसका भविष्य अच्छा ही होगा। एक बार मेरी चाची भी वहां मौजूद थी और वह इतना जोर से हंसी कि लगभग बेहोश हो गई। झाओ केहुई ने भावुक होकर आह भरी, अब जब मैं देखती हूँ तो मेरी दादी की बात बिल्कुल सही लगती है। हमारे सभी बच्चों में वो सबसे सफल है। तुम और चुशिया एक दूसरे के बहुत करीब हो, इसलिए तुम्हें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरह नहीं, सुकिन आह भरते हुए बोली, मेरे माता पिता दहेज पर अड़े हुए हैं। बताओ, चाहे वह किसी का भी परिवार हो, अगर तुम्हें बहू की शादी के लिए सब कुछ गंवाना पड़े, तो क्या तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? आने वाले दिनों के बारे में सोचकर ही मेरा सिर दर्द होने लगता है। सुकिन, चुक्सिया की अभी अभी शादी हुई है, मैं उससे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। झाओ केहुई के पास सीधे सीधे बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे पता है, सुकिन की आंखों में शर्मिंदगी झलक रही थी। मैं बस अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं अपने माता पिता से बात करूंगी तो वे मुझे इतना डांटेंगे कि मैं ऊपर देख भी नहीं पाऊंगी। मेरी बहन से बात करने से उसका दिल और भी टूट जाएगा। जिस लड़के को वह पसंद करती थी, उसे मेरे माता पिता ने अलग कर दिया था। अब वह अपने जीजा के घर में दिन रात मेहनत कर रही है, और अगर मैं उससे इस बारे में बात करूंगी तो क्या मैं उसके घावों पर नमक नहीं छिड़क रही होंगी? हमारे गांव में मैं आपके सबसे करीब हूं और आप पर भरोसा कर सकता हूं, इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूं। बेशक, मुझे यह उम्मीद भी है कि आप मेरी मदद कर सकेंगे। वैसे भी, मुझे पता है कि आप इस समय विश्वविद्यालय की पढ़ाई में व्यस्त हैं। अगर चुक्सिया वाकई आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता दिला सकती है, तो आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि चुक्सिया मेरी मदद नहीं करेगी, बात यह है कि हमारे पूरे परिवार ने ये तय किया है कि हम सिर्फ इसलिए मदद के लिए हाथ नहीं फैला सकते क्योंकि चुक्सिया की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। अगर ऐसा हुआ तो उसके पति के परिवार में उसकी क्या इज्जत होगी? आप मेरी चाची के परिवार की स्थिति भी जानते हैं। हम सब मिलकर भी मेरी चचेरी बहन के पति के परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा परिवार मेरी चचेरी बहन की मदद ही कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता। सुकिन, मुझे पता है कि तुम पर भी तुम्हारे माता पिता का दबाव है,
लेकिन मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है, झाओ केहुई ने मुश्किल भरी नज़र से कहा। मुझे पता है, सु किन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मुझे घर वापस जाना चाहिए। कल मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतनी गंभीर बात है और तुम इसे छिपा रही हो। झाओ केहुई ने उसे गौर से देखा। तुम मुझे जानती हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे सस्पेंस में रख रही हो? ऐसा नहीं है, थोड़ी देर रुककर सुकिन ने कुछ शर्माते हुए कहा, मेरी चाची ने मुझे अपने गांव के एक लड़के से मिलवाया है। वो कल मुझसे मिलने आ रहा है और मुझे उसकी तस्वीर कल मिली। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसे परखने में मदद करें। लोगों को पहचानने की आपकी समझ मुझसे बेहतर है। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, तो मैं कल उससे औपचारिक रूप से मिल लूँगी। अगर आपको नहीं लगता कि वो ठीक है, तो मैं बस औपचारिकता पूरी कर लूँगी। नहीं, झाओ कियान ने हैरानी से हाथ हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तरह बोलते हुए सुना, तो वो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। वैसे भी, मैं उतनी काबिल नहीं हूँ जितना तुम कहते हो। तस्वीर से तो सिर्फ किसी की शक्ल ही पता चलती है। और क्या पता, डरो मत, तुम लोगों के चरित्र को परखने में काफ़ी माहिर हो, और तुम्हें इस मामले पर अपनी राय देनी ही होगी, सुकिन ने कहा। झाओ केहुई के जवाब देने से पहले ही सुकिन आंगन से बाहर निकल गई। झाओ केहुई ने बेबसी से सिर हिलाया, मुड़ी और वापस घर के अंदर चली गई। ली युआन ने अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, सुकिन आखिर चाहती थी, इतनी देर तक बकबक क्यों कर रही थी? उसने मुझे बताया कि झाओ कियान वापस आ गई है और वह अपने पति को भी साथ लाए है। झाओ केहुई बोलते हुए बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ की ओर देखने लगी। दादाजी, दादी जी, सुकिन ने बताया कि कियान ने उसका अभिवादन किया और उसने उस आदमी को अपने पति के रूप में भी मिलवाया। बैंग! इससे पहले कि झाओ केहुई अपनी बात पूरी कर पाता, बूढ़े मास्टर झाओ ने गुस्से में अपना मुक्का कान के पलंग पर पटका। कितनी शर्मनाक बात है। अगर वे सचमुच आने वाले हैं, तो शायद वे बाद में आ जाएं। लिया युआन ने हिचकिचाते हुए बूढ़ी महिला झाओ की ओर देखा। माँ, क्या हमें अभी खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए या उनके आने और जाने तक इंतजार करना चाहिए? दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डालते हुए बूढ़ी झाओ ने कहा, चलो अब खाना बनाना शुरू करते हैं। वे अपना काम कर सकते हैं, हम अपना काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे हमारे ऊपर आसमान उलट पुलट कर सकते हैं। झाओ केहुई ने डरते हुए बूढ़े मास्टर झाओ की ओर देखा और कहा, दादाजी, आप सचमुच झाड़ू फेंकने वाले तो नहीं हैं? बूढ़े को घूरते देख उसने झट से कहा, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो मैं दूसरे कमरे में जाकर चमड़ी काट लेती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप गलती से झाड़ू के साथ चाकू मेरे हाथ पर न मार दें। ओल्ड मास्टर झाओ के चेहरे पर दिख रहा गुस्सा तुरंत शर्मिंदगी में बदल गया। उन्होंने खांसा, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और चुप हो गए। लुओ शियाओकियोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बस चुक्सिया को हैरानी से देखती रही। चुक्सिया को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने लुओ शियाओकियोन की निगाहों को अनदेखा करते हुए अपना सिर झुका लिया और जैसे मर गई हो। दुर्भाग्यवश लुओ शियाओकियोन इस बात को यूं ही जाने देने को तैयार नहीं थी और उसने उसे कोहनी मारते हुए कहा, मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती, चुक्सिया ने स्पष्ट स्वर में कहा। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह बूढ़े मास्टर झाओ के चेहरे के भाव से समझ गई थी कि यह जरूर कोई गलती है। लेकिन वह यूं ही मनगढ़ंत बातें नहीं बना सकती थी। बूढ़ी झाओ को लगा कि वह बूढ़े मास्टर झाओ की डांट से डर रही है और अपनी होने वाली बहू को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, इसलिए उसने बातचीत शुरू करते हुए कहा, जब तुम्हारे दादाजी को गुस्सा आता है, तो वे अपने आप में नहीं रहते। उस नए साल पर केहुई पकौड़ी की भराई काट रही थी, तभी कियान आ गई। तुम्हारे दादाजी ने उससे पूछा कि क्या उसने सर्दियों की छुट्टियों का होमवर्क पूरा कर लिया है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह बस यूं ही इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। कियान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कोई उस पर शक करता है। वह आंखें ऐसे घुमाती है जैसे मानो उसके दादाजी बेवजह चिंता कर रहे हों। उसने झाड़ू का डंडा उठाया और उस पर फेंक दिया। उसने पैर से बचने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से केहुई के हाथ पर लग गया। केहुई ब्रश से दांतों की फिलिंग साफ कर रही थी और एक जोरदार धमाके के साथ दर्द के मारे वह पीछे हट गई और उसका हाथ सीधे चाकू की धार पर जा लगा, जिससे एक बड़ा घाव हो गया। निशान अभी भी मौजूद है। झाओ केहुई ने जानबूझकर अपने निशान को बूढ़े मास्टर झाओ की आंखों के सामने घुमाते हुए कहा, दादाजी, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो यह आपकी गलती होगी। हम बूढ़े मास्टर झाओ ने जोर से खांसते हुए अपनी पोती को घूरते हुए कहा, तुम बकवास कर रही हो। बस एक छोटी सी सफेद लकीर रह गई है, इसे निशान कैसे कह सकते हो? भौंक भौंक भौंक। कुत्ते के भौंकने की आवाज ने सबका ध्यान खिड़की की ओर खींचा और उन्होंने देखा कि छोटे कद की झाओ कियान और एक छोटा आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहे हैं। भाई, क्या वह लियू झेंगकियांग है? चुक्सिया ने जिंगझे से अनिश्चितता से पूछा। हाँ, जिंगजे ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ा पीला पड़ गया है,
उसका वजन काफी बढ़ गया है और अब वह सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहनता है। लेकिन मेढक तो मेढक ही होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए, वह मेढक नहीं बन जाएगा। चुकसिया, क्या दोनों में बहुत अंतर है? दादाजी, दादी जी, चाचा जी, बड़े चाचा जी की पत्नी, छोटी चाची, छोटे चाचा जी, मैं वापस आ गई हूँ। सभी को नमस्कार करने के बाद झाओ कियान ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए परिचय दिया। ये मेरे पति लियू झेन कियांग हैं, जो वर्तमान में इस शहर के यूनमेन काउंटी के लुपिन जिला पुलिस स्टेशन के उप प्रमुख हैं। अगले साल उन्हें प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। पोती के चेहरे पर दिख रही घमंडी मुस्कान देखकर बूढ़े मास्टर झाओ बेहद असहज हो गए। उनका मन किया कि हाथ हिलाकर इस निर्लज पोती को भगा दे, लेकिन घर में अभी भी लुओ गैंगशुन का परिवार और जिंगजे मौजूद थे। उन्होंने दांत पीसकर जितना हो सका सहन किया, लेकिन आखिरकार उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ कान की धार पर थप्पड़ मारा। झाओ युशान, पिताजी। चाचा झाओ युशान झट से खड़े हो गए और अपने पिता की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या मतलब है। झाओ कियान को ग्राम समिति के पास ले जाओ, उसे लाउडस्पीकर के माध्यम से इसकी घोषणा करने दो और साथ ही साथ उसे सबको ये बताने दो कि उसने हमारे परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। पिताजी, झाओ युशान ने बूढ़े मास्टर झाओ की ओर असमंजस भरी निगाहों से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। मुझे ग्राम समिति की चाबियां दे दो, बूढ़े आदमी ने कहा और वह काम से नीचे उतरने लगा। धड़ाम, लियू झेन कियांग घुटनों के बल बैठ गई और 3 बार जोर से प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर उसने बड़े गुरु झाओ की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, दादाजी, कियान ने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगने आई हूँ। वह अभी दिखावा नहीं कर रही है, वह बस दादाजी को ये बताना चाहती है कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई है और चाहती है कि आप निश्चिंत रहें। कहानी जारी है। यदि आपको ये रचना पसंद आए है, सी 374 रोमांचकारी। 1 घंटा बीत चुका है और यह अध्याय थोड़ा छोटा है। आज कम से कम 2 और अपडेट आएंगे। नुआन लगातार प्रयासरत है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लियू झेन कियांग का इतना उदास रवैया देखकर न केवल झाओ परिवार और जिंगजे बल्कि झाओ कियान भी कुछ हद तक हैरान रह गईं। एक पल में ही उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उन्हें खींचते हुए कहा, उठो उठो। लियू झेन कियांग का निचला शरीर जमीन पर मजबूती से टिका हुआ था। उसके चेहरे पर हट का भाव था, अगर दादाजी हमें माफ नहीं करेंगे तो मैं नहीं उठूंगा। आखिरकार मैं झाओ परिवार का दामाद बनना चाहता हूँ। ये बूढ़े मास्टर झाओ गुस्से में हंसे बिना नहीं रह सके। जब झाओ कियान और उसकी माँ तुम्हारे साथ गई थी तो तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें अभी भी याद है ना? क्या आपको सच में लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। जिस दिन उसने झाओ परिवार के साथ विश्वासघात किया, अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया, उस दिन से वह झाओ परिवार की सदस्य नहीं रही। आपको मेरे साथ सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है। आप सुख दुख से जीते हैं या नहीं, यह आपका निजी मामला है। झाओ परिवार न तो आपकी प्रसिद्धि से खुश है और न ही आपके दुर्भाग्य से पीड़ित है। उठो। झाओ कियान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और लियू झेन की आंख को खींचते हुए कहा, हिम्मत रखो। अगर उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो इतना बेताब होने का कोई फायदा नहीं है। कियान। लियू झेन कियांग ने झाओ कियान का हाथ खींचते हुए उसे अपने पास खींच लिया और प्यार भरे भाव से कहा, तुम हमेशा अपने दिल में दादा दादी के बारे में सोचती हो, तो फिर बोलते समय इतनी जिद्दी क्यों हो जाती हो? क्या यह आप ही नहीं थी जिन्होंने दादा दादी से, झाओ परिवार से उस दिन की अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी थी और यह भी कहा था कि एक आज्ञाकारी पोती होने के नाते आप वापस लौटने पर दादा दादी से माफी मांगेंगी? कैसे पलक झपकते ही तुम फिर से बेईमान हो गई। नासमझ लड़की, परिवार के सामने अपनी गलती मानना शर्म की बात नहीं है और बड़ों से डांट खाना भी शर्म की बात नहीं है। हमने वाकई गलतियां की हैं। तुम यह उम्मीद नहीं कर सकती कि हर कोई बिना कुछ किए तुम्हारी मनमानी को माफ कर देगा, है ना? मैंने ऐसा कब कहा? झाओ कियान ने नाराजगी से लियू झेन की आंख को घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरे परिवार से अच्छे संबंध बनाने या झोऊ परिवार को खुश करने के लिए मेरे साथ वापस आए हो? इतना कहकर उसने दरवाजे पर खड़ी चुक्सिया और लुओ शियाओ की उनकी ओर तिरछी नजर डाली जो सारा हंगामा देख रही थी। कमरा बहुत भरा होने के कारण वे दोनों झाओ के हुई के साथ दरवाजे पर खड़ी हो गईं।
अगर तुम दादा दादी से अपने रिश्ते सुधारना नहीं चाहती थी तो वापस क्यों आए? लियू झेनकियांग ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुम माँ बनने वाली हो, क्या तुम अपने बच्चे को एक सम्मानजनक पहचान नहीं देना चाहती? मैं कैसे अशोभनीय हूँ? झाओ कियान रोने लगी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं आपके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मैं आपके लिए इंसान नहीं रह गई? क्या आप मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं? ये तो बहुत जल्दी हो गया। लुओ शियाओक्योंग ने चुक्सिया से इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि सिर्फ वे दोनों ही सुन सके। तुमने उससे पहले शादी कर ली और अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन वो माँ बनने ही वाली है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। चुक्सिया ने जवाब में उसे घूर कर देखा। ओह ओह ओह, मेरी गलती, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। रेजिमेंटल कमांडर झोउ के यहाँ न होने पर आपके लिए जल्दबाजी में कुछ भी करना वाकई असंभव है। वैसे आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की? अरे, शायद आपकी कोशिशों का नतीजा आपके पेट में कुछ होने के रूप में सामने आया हो। क्या पता जब तक रेजिमेंटल कमांडर झोउ वापस आए तब तक आप पिता बन चुके हों। उसकी बेतुकी बातों को और भी बेकाबू होते देख चुक्सिया इतनी परेशान हो गई कि उसने लुओ शियाओक्योंग का कान पकड़कर उसे बाहर घसीटते हुए कहा, और बकवास की तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। चुक्सिया, ऐसा मत करो, मुझे लग रहा है कि तुम शर्म से पागल हो रही हो। लुओ शियाओक्योंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम इस बात से जल रही हो कि झाओ कियान तुमसे पहले माँ बन रही है और अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो? चुक्सिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और जीभ बाहर निकालते हुए मुड़कर अंदर चली गई। लुओ शियाओक्योंग दबे स्वर में उसके पीछे पीछे गई। लियू झेनकियांग पहले ही उठकर झाओ कियान के बगल में खड़ा हो गया था और अपने और झाओ कियान के लिए बहाने बना रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वह झाओ के घर से शादी का प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगेगा, झाओ कियान की भव्य शादी करवाएगा और बच्चे को एक वैध पहचान दिलाएगा। इस बिंदु पर चुक्सिया को स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया था। ऐसा लगता था कि लियू झेनकियांग के यहाँ ज्यादा परिचित नहीं थे। झाओ कियान की उससे शादी के लिए उन्हें झाओ युशान से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक था। अगर ओल्ड मास्टर झाओ कुछ नहीं बोलते तो झाओ युशान प्रमाण पत्र जारी नहीं करते। उनके प्रमाण पत्र के बिना कम्यून भी प्रमाण पत्र नहीं देता, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कम्यून के निदेशक झांग गुजुन थे, जो झाओ युकुई के पति थे। सीधे शब्दों में कहें तो ओल्ड मास्टर झाओ की अनुमति के बिना झाओ कियान के लिए सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से शादी करना असंभव होगा। हालांकि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लियू झेनकियांग वास्तव में झाओ कियान की परवाह करते प्रतीत होते थे। चाहे वे अवसरवादिता के कारण साथ थे या सच्चे प्रेम के कारण, अंतरात्मा कहती थी कि झाओ कियान की सामाजिक स्थिति को देखते हुए लियू झेनकियांग से विवाह करना निश्चित रूप से एक उच्च पदस्थ व्यक्ति से विवाह करना था। फिर भी उन्होंने ऐसा रवैया बनाए रखा जिसे झाओ कियान के लिए सौभाग्य माना जा सकता है। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। आप सब अभी वापस जाए, बूढ़े मास्टर झाओ ने अंततः कहा, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। हालात को जल्दबाजी में नहीं निपटाया जा सकता, ये जानते हुए लियू झेनकियांग ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद दादी जी, मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। ये कहते हुए उसने झाओ कियान को कोहनी मारी और पूछा, क्या तुम दादाजी और दादी जी को धन्यवाद नहीं देने वाली हो? धन्यवाद दादाजी और दादी जी, झाओ कियान ने अनिच्छा से अपने गले से बुदबुदाते हुए कहा। दादाजी, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आज रात के खाने पर हम दादाजी और दादी जी को भी आमंत्रित करना चाहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? लियू झेनकियांग ने पूछा, फिर आगे बताया, ऐसा नहीं है कि मैं सबको आमंत्रित नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। इसके अलावा कियान और मैडम झोउ के बीच अभी भी कुछ गलतफहमी है, सबके एक साथ बैठने में असहजता होगी। जब हमारे मन में सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे तो ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। बूढ़े मास्टर झाओ ने निमंत्रण को ठुकरा दिया और लियू झेनकियांग ने झाओ कियान का हाथ पकड़ा और सिर झुकाए हुए वे बाहर की ओर चल दिए। जब झाओ कियान चुक्सिया के पास से गुजरी तो चुक्सिया खुद को उसे घूरने से रोक नहीं पाए, लेकिन तभी वह दरवाजे की सीढ़ी पर ठोकर खाकर आगे की ओर गिर पड़ी। चुक्सिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान इस तरह चली जाए। उसने झट से आगे बढ़कर झाओ कियान को पकड़ लिया। हालांकि झाओ कियान का वजन उसके लिए बहुत ज्यादा था और वह कुछ कदम आगे खींच गई, फिर कहीं जाकर रुकी। सौभाग्य से इसी बीच लियू झेनकियांग ने पीछे मुड़कर झाओ कियान को पकड़ लिया। चुक्सिया ने राहत की सांस ली और घृणा से झाओ कियान को छोड़ दिया, मानो अपने हाथों से कोई गंदी चीज झाड़ रही हो। उसके हाव भाव और इशारे बेहद मनोरंजक थे। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिनमें ओल्ड मास्टर झाओ भी शामिल थे। झाओ कियान के आने से जो माहौल तनावपूर्ण हो गया था, वह अचानक खुशनुमा हो गया। झाओ कियान खुद भी कुछ पल पहले डर गई थी। आंखें बंद करके वह लड़खड़ाते हुए दहलीज पार कर रही थी,
उसे लग रहा था कि उसकी खुशी खत्म हो रही है। उसने चुक्सिया से, जिसे वह अपनी मौत की कामना करने वाली समझती थी, ऐसे कृत्य की उम्मीद नहीं की थी। इस प्रकार भले ही उसने स्पष्ट रूप से देखा कि सभी लोग चुक्सिया का समर्थन कर रहे थे, उसने कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना सिर झुका लिया, अभी भी कांप रही थी, और बाहर निकलते समय लियू जेन की आंख से लिपट गई। C550 C375 सच्चाई को उजागर करना। दूसरा अपडेट आ गया है। इनाम देने के लिए मेरे सभी नन्हे दोस्तों का धन्यवाद। आज रात एक और अपडेट आएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। झाओ कियान और लियू झेनकियांग के जाने के बाद ली एयोआ ने झाओ केहुई को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और माँ बेटी दक्षिणी कमरे की ओर चल पड़ी। हालांकि जैसे ही उन्होंने काटने का तख्ता नीचे रखा, झाओ युलान, मोटी चाची, चुक्सिया और लुओ शियाओकियोंग वहां आ गईं। कृपया कमरे में जाकर बैठ जाए। आटा और भरावन तैयार होते ही हम आपको बुला लेंगे। ली एयोआ ने उन्हें दरवाजे की ओर धकेलते हुए कहा, यहाँ ठंड है, आप सभी को मुख्य कमरे में वापस जाना चाहिए। भाभी, क्या आप हमारे साथ मेहमानों जैसा बर्ताव कर रही हैं? चुपके से दक्षिणी कमरे में जाकर काम में लग जाती हैं। झाओ युलान ने अपने हाथों पर सांस छोड़ते हुए कहा और जाने के लिए चॉपिंग बोर्ड उठाया। चलिए मुख्य हॉल में चलते हैं, वहाँ ज्यादा गर्मी है। चा शियांग और गांगशुन कोई अजनबी नहीं है, और शियाओ जिंग तो बड़ी सहज बच्ची है। अगर आप दोनों ठंड से जम जाएंगी और फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, तो सर्दी असहनीय हो जाएगी। इस कमरे में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती थी और आग न जलने के कारण ये हमेशा ठंडा रहता था। सर्दियों में ये रहने लायक बिल्कुल नहीं था। माँ और बेटी सबकी बातचीत में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वे जानबूझकर यहाँ कुछ काम निपटाने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ थोड़े समय के लिए रहने के बावजूद ठंड उन्हें परेशान करने लगी थी। समझदारी इसी में थी कि खुद को बीमार न कर बैठें। झाओ परिवार में शादी करने के बाद से ली एयोआन और झाओ युलान के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, वे बहनों जैसी थीं। आमतौर पर वे एक दूसरे के साथ औपचारिक नहीं रहती थीं, लेकिन आज पूरे झाओ परिवार के भावी ससुराल वालों के सामने उन्हें बहुत अनौपचारिक होने में शर्म आ रही थी। सामान को मुख्य हॉल में ले जाने के बाद ली एयोआ ने सबको कमरे में जाकर गर्म होने के लिए कहा। झाओ युलान हंसते हुए बोली, बड़ी बहन, चा शियांग कोई अजनबी नहीं है। जब सब मिलकर काम करते हैं तो माहौल ज्यादा जीवंत रहता है। वैसे भी अगर सिर्फ तुम दोनों होती तो क्या तुम हमें भूखा नहीं मार देती? हाँ बड़ी बहन, आप मेरे साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रही हैं। अगर मैं दिखावा करने वाली होती तो क्या मैं आ जाती? मोटी चाची ने पहल करते हुए बर्तन उठाया और कहा, मुझे आटा गूंथने दीजिए, यही तो मेरी खासियत है। यह ली एयोआन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, उसके हाथ हवा में ही रुक गए थे। तभी चुक्सिया ने शरारती अंदाज में झुककर कहा, कृपया कार्य सौंपिए, बड़ी मौसी। ये बच्ची, ये जानते हुए कि उसकी भतीजी उसे मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने में मदद कर रही है, ली एयोआन की आंखों में स्नेह की एक झलक दिखाई दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने काम का विस्तृत विभाजन किया। तभी मोटी चाची संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी शियाओकियोंग भले ही थोड़ी अनाड़ी हो, पर उसका स्वभाव अच्छा है। मैं किलियांग को जितना देखती हूँ उतना ही उसे पसंद करने लगी हूँ। आगे चलकर जब ये दोनों बच्चे आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे तो हम बड़ों को भी एक दूसरे के साथ सहज रहना चाहिए। बड़ी बहन, अगर आप हमेशा मुझे मेहमान की तरह समझेंगी तो मुझे सच में लगेगा कि हमारे बीच एक दीवार खड़ी है। ली एयोआ ने जल्दी से सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गई। अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ इतनी औपचारिकता नहीं बरतूंगी। हमने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया है। जब आप मुझे बेहतर तरीके से जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं दिखावा करने वालों में से नहीं हूँ। बाहर बैठी महिलाएं आराम से बातें करते हुए व्यस्त थीं और उसी समय कमरे में बैठे पुरुष फसलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। लुओ गैंगशुन ने सुझाव दिया कि शियाओलिन गांव के गेहूं के पौधों की वृद्धि देखने के लिए गेहूं के खेतों में जाया जाए। अंदर से आती सहमति की आवाज़ें सुनकर चुक्सिया मांस काटते समय लगभग अपना ही हाथ काट बैठी। उसके पिता सुबह सुबह लुओ गैंगशुन के साथ गेहूं के पौधों का निरीक्षण करने गए थे और अब बड़े चाचा भी एक समूह के साथ उन्हें देखने आए थे। गेहूं का खेत किसी लवेंडर के बगीचे की तरह इतना सुंदर क्यों लग रहा था?
अपने विचारों में खोई हुई लिन बाओहे अचानक दरवाजे से बाहर निकली और पुरुष एक भव्य जुलूस में गेहूं के खेत की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लिन बाओहे ही गायब है। कुछ देर बाद चुक्सिया समझ गई, जाहिर है वे एल्ड झाओ और ओल्ड लेडी झाओ को झाओ कियान के मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय दे रहे थे, इससे पहले कि वह चली जाए। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, बूढ़ी महिला झाओ की आवाज सुनाई दी, युलान और चुक्सिया थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ। तीनों कान परिवार के पलंग के किनारे पर अगल बगल बैठे थे। चुक्सिया झाओ युलान के कंधे से टेक लगाकर बैठी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुस्कान से भरी थीं। उसने बड़े झाओ और बूढ़ी झाओ को देखते हुए कहा, दादी और दादाजी, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं पहले बोलती हूँ, मैं झाओ कियान के मामले में दखल नहीं दूंगी। आप जो भी फैसला लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी। झाओ युलान और लिन बाओहे ने सर्वसम्मति से अपनी बेटी के बयान से सहमति जताई। एल्डर झाओ ने एक गहरी सांस ली, तुम लोग इस तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कैसे सकते हो? इस मामले में मुझे तुम लोगों की भावनाओं और झोऊ परिवार के सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। आखिरकार लिन शियाओहुआ और झाओ कियान ने झोऊ परिवार के दुश्मन के सामने झोऊ परिवार को करारा जवाब दिया है। कोई भी इस बात से पूरी तरह उदासीन नहीं रह सकता। अगर युशुई न होता तो हमें इस बारे में बात करने की जरूरत ही न पड़ती। बूढ़े गुरुजी थोड़ी देर रुके और अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोले, तुम अपने दूसरे भाई का स्वभाव भी जानती हो। अफसोस, वो बहुत ही कोमल हैं। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।